everyone, this is नेहा सैनी in front of you। तो जैसा कि हमने हमारी फिजिक्स में एक न्यू चैप्टर शुरू किया था हीट एंड टेम्परेचर, उसमें मैं आपको हीट और टेम्परेचर के बारे में डिटेल में करा चुकी हूँ, उनके डिफरेंसेस भी करा चुकी हूँ और हमने हीट से रिलेटेड और टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी की थी, जिनमें हमने मेजरमेंट भी सीखा था कि किस तरह से हम मेजरमेंट को कर सकते हैं। हमने हीट से रिलेटेड जो मेजरमेंट थे वो भी बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के तरीके। अगर मान लीजिए कि हम लोग बात करें कि अगर टेम्परेचर जो होता है वो एक्चुअल में क्या वर्क करता है, वो करता है इट इज द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ कूलिंग एंड हॉटनेस, यानी कि कूलिंग को यानी कि कोल्ड कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसके मेजरमेंट करता है कि एक्चुअल में वो कितना कोल्ड है। सेम ऐसे ही जो टेम्परेचर होता है वो हमें हॉटनेस के बारे में भी बताता है कि अगर कोई बॉडी हॉट है तो वो कितनी हॉट है, यानी कि ये सिर्फ हमें एक्चुअल में मैथमेटिकल डिग्री देता है कि ये अगर टेम्परेचर जो कि कम है या ज्यादा है, यानी कि हॉट है या कोल्ड है, उसके बारे में मेजरमेंट देता है कि ये कितना ज्यादा कोल्ड है और कितना ज्यादा हॉट है। अब बात तो हुई है कि जो टेम्परेचर होता है एक्चुअल में वो हमें मेजरमेंट देता है, ये हमारे बात समझ में आ गई, लेकिन वो देता किससे है? तो हमने कहा कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या करता है, वो जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको देख के बता सकता है कि बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर क्या है। अब हम उस एक्चुअल टेम्परेचर से ये पता लगा सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर जितना होना चाहिए उतना है या उससे ज्यादा है, क्योंकि अगर ज्यादा है तो वो फीवर में काउंट हो जाता है, और अगर नॉर्मल टेम्परेचर है दैट्स मीन बॉडी का टेम्परेचर क्या है, एकदम एक्यूरेट है जितना उसको होना चाहिए। तो ये बात ये हुई कि हम लोग थर्मामीटर से क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना कोल्ड है, कितनी उसकी मेजरमेंट आती है, कितनी उसकी हम देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा हॉट या कोल्ड है। बट मैं आपको बता दूं, जो हमारे पास थर्मामीटर में स्केल होता है, मेरे पास अभी थर्मामीटर है नहीं, लेकिन पक्का आपने कभी ना कभी थर्मोमीटर देखा होगा। जब कभी आपको फीवर हुआ होगा तो आप डॉक्टर के गए होंगे, डॉक्टर ने आपको एक पतली सी एक रोड टाइप में थर्मामीटर दिया होगा जिसपे स्केल बने हुए रहते हैं। ये जो स्केल्स होते हैं ये डिविजन्स होते हैं जिन पे डिजिट लिखी हुई रहती है कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है बॉडी का उससे अबाव कहां तक एक बॉडी का टेम्परेचर जा सकता है। तो ये जो हमारे पास जो रोड होती है, जो टेम्परेचर होता है, जो थर्मामीटर होता है, उस पे ये जो डिवीजन होते हैं ये डिफरेंट वे में क्या करते हैं, डिफरेंट वे में ये अलग अलग स्केल को नापते हैं। आप अलग अलग जगह अगर आप अलग अलग देशों में जाएंगे तो सबका अपना एक रूल होता है किसी भी टेम्परेचर को मेजर करने का। कोई सेल्सियस में करता है, कोई केल्विन में करता है, कोई फ़ारेनहाइट में करता है, सबका अपना अलग अलग स्केल होता है, सबकी अपनी अलग अलग मेजरमेंट होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम सीखने वाले हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो कितने स्केल पर सीखा जा सकता है, यानी कि मेजर किया जा सकता है, और वो कौन कौन से स्केल हैं। ठीक है, तो आइए चलिए, आज का टॉपिक में भी आपको समझ में आ गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बाय डिफरेंट स्केल्स। और स्केल्स कौन कौन से हैं, उनको कैसे डिफाइन करना है, एग्जाम में किस तरह से आपको उसको डिफाइन करके आना है, अटेम्प्ट करके आना है, वो सारी चीजें डिटेल में आपको समझाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए कि जो आपसे पूछा जा सकता है वो किस तरह से पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन दी डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिफरेंट स्केल्स हैं उनको डिफाइन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, या फिर किसी भी एक स्केल का नाम देके, किसी भी एक जो हमारे पास मेजरमेंट होते हैं उसका नाम देके बोल देंगे उसको डिफाइन कीजिए। जैसे कि डिफाइन फ़ारेनहाइट स्केल, डिफाइन केल्विन स्केल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको ये सारे के सारे स्केल डिटेल में आने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हमारा डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो हमारे पास टेम्परेचर होता है उसके क्या होते हैं, डिफरेंट स्केल्स होते हैं। तो देखिए उसको कैसे डिफाइन करेंगे और इनकी क्यों जरूरत पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि जो स्केल है उनको डिफरेंट वे में बांटा गया।
तो आइए चलिए शुरू करते हैं इन सब क्वेश्चंस का आंसर लेना। तो यहाँ पे देखिए, ए स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। एक स्केल होता है जो मेजरमेंट करता है टेम्परेचर का, इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ए सिंपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है किससे? सिंपल जो हम यूनिट लेते हैं टेम्परेचर को मेजर करने की, उससे। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, अगर किसी को फीवर है तो उसको एग्जैक्टली थोड़ी ना पता लग जाता है उसको फीवर है। क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, आपने देखा होगा नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जस्ट उसके फोरहेड पे हाथ लगा के देखेंगे, है ना, उसके यहाँ हाथ लगा के देखेंगे, कुछ लोग यहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टेम्परेचर चेक करते हैं, क्या बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है क्या उससे कुछ ज्यादा हो गया है क्या। तो हम जो चेकआउट करते हैं वो अलग तरीके से करते हैं, अलग सिंपल वे में करते हैं, बट इनसे अलग कुछ स्केल होते हैं, अलग कुछ मेजर करने के तरीके होते हैं। वो ही होता है हमारा डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि अलग अलग टेम्परेचर को क्या करना, मेजर करना। इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट, ऐसा क्यों होता है, ये स्केल आपके क्यों बनाए गए हैं सिंपल किसी तरीके से, ये है फैक्ट दैट एवरी सच स्केल हैज मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। क्योंकि भाई कुछ ऐसे स्केल हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ये स्केल अलग अलग मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट रखता है। सभी स्केल की अपनी एक खुद की मिनिमम लिमिट होती है और खुद की ही क्या होती है, मैक्सिमम लिमिट होती है। अब आप मान के चलिए कि जो फीवर चेक करने वाला जो हमारे पास थर्मामीटर होता है, उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम होता है वो कुछ ज्यादा नहीं होता, वो इतना सा स्केल होता है, तो उसमें कुछ ज्यादा मेजरमेंट नहीं किया जा सकता, ज्यादा टेम्परेचर को आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। बट मान लीजिए कि जो कंपनियां, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, वहां पे जो सॉल्यूशन बनाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बनाए जाते हैं और वो टेम्परेचर फिक्स करना होता है। तो वहां पे कुछ ऐसे स्केल्स की जरूरत होती है जिनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो बहुत ज्यादा हो। इसीलिए अलग अलग जगह पे अलग अलग नेसेसरी नीड्स की वजह से क्या बनाए गए, ये कुछ स्केल्स बनाए गए। ये चीज आपके समझ में आई कि स्केल्स की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सभी स्केल्स की अपनी खुद की एक मिनिमम भी एक लिमिट होती है और एक मैक्सिमम भी लिमिट होती है। देन उसके बाद इन केस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम नॉर्मली टेम्परेचर को मेजर करने की बात करें, कॉमन थिंकिंग ऑफ कोल्ड एंड हॉट बॉडीज, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें मेजर करना है टेम्परेचर से कि ये बॉडी कोल्ड है, ये बॉडी हॉट है, ये कितनी कोल्ड है, ये कितनी हॉट है। यानी कि सिंपली जब भी टेम्परेचर का नाम आता है तो हम लोग सिंपली कोल्ड और हॉट की तरफ चले जाते हैं कि ये कितना कोल्ड है और ये कितना हॉट है। द अर्ली वर्कर्स, आज के टाइम के जो वर्कर्स हैं, यूज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस एज द लोवेस्ट टेम्परेचर। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना आइस का, है ना, उसको क्या मान लेते हैं, लोवेस्ट टेम्परेचर, कि ये सबसे कम क्या है, टेम्परेचर है। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज द हॉटेस्ट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि मान लिया गया कि आइस जब मेल्ट होना शुरू हो जाए, क्योंकि आइस यानी कि पानी बिल्कुल बर्फ बन चुका है, वो लोवेस्ट पॉइंट होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा हाईएस्ट, क्योंकि जब पानी बॉयल होने लग जाता है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वेपर्स बन के क्या होते हैं, एयर में निकल जाते हैं, एयर में बाहर हो जाते हैं। उस पानी का जो हमने लिक्विड लिया था वो क्या करता है, वो बॉयल होके कहाँ चला जाता है, वेपोरेट हो जाता है। तो कहने का मतलब जो आइस है अगर वो मेल्ट है तो वो मिनिमम है, मिनिमम लिमिट मानी जाती है, लोवेस्ट लिमिट मानी जाती है, और जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या माना जाता है, वो हमारा हाईएस्ट माना जाता है। ठीक है, ये चीज हॉटेस्ट माना जाता है। तो ये चीज आपके समझ में आई कि यहाँ पे जो बात हो रही थी कि डिफरेंट स्केल की जरूरत क्यों है, तो डिफरेंट स्केल की जरूरत इसलिए है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरह के टेम्परेचर को मेजर करना होता है। कहीं पे कम करना होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा करना होता है। जैसे हमने सिंपली कहा, जो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो हम लोग कैसे करते हैं, थर्मामीटर से चेक कर सकते हैं, क्योंकि थर्मामीटर पे ज्यादा स्केल नहीं होता है, छोटा सा थर्मामीटर होता है, वो बहुत कम लिमिट तक ही चेक कर पाता है। लेकिन जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको क्या करना होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू पे टेम्परेचर देखना होता है, तो उनके जो स्केल होते हैं वो एक नॉर्मल थर्मामीटर से बिल्कुल अलग होते हैं।
तो जो स्केल्स होते हैं उनको बनाना पड़ा ताकि इजी हो जाए किसको, टेम्परेचर को मेजर करना अलग अलग जगह पे अलग अलग वे में। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट स्केल निकल के आया दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। अब हमारे पास कुछ स्केल्स की क्या होने वाली है, लाइंस होने वाली है, कुछ स्केल्स के बारे में हम जानने वाले हैं। एग्जाम में आपको 2 मार्क्स में इजीली डिफाइन करने के लिए बोला जा सकता है, डिफाइन फ़ारेनहाइट स्केल। और भी जो मैं आपको स्केल कराऊंगी उनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब मैं स्केल करा रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से कंसंट्रेट करके पढ़िए। तो सबसे पहला जो हमारा है दैट इज फ़ारेनहाइट स्केल। अब ये क्या होता है, कैसे बना वो देखिए। इट वॉज डिजाइन्ड बाय डी फ़ारेनहाइट, यानी कि जिसने इस वाले स्केल को वो किया था, डिजाइन किया था, उनका नाम क्या था, डी फ़ारेनहाइट, यानी कि उनके खुद के नाम पे ही स्केल का नाम रखा गया था। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर ऑफ आइस विथ कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट जो हम नॉर्मली खाते हैं NaCl, उसको कॉमन साल्ट कहते हैं। यानी कि जब एक आइस को कॉमन साल्ट के साथ ट्रीट किया गया तो उसको माना गया फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट। फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट मतलब सबसे कम रेफरेंस पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वाज टेकन एज सेकंड रेफरेंस पॉइंट, यानी कि जब वो बर्फ थी और बर्फ में नमक मिलाया गया था तो उसको फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट माना गया, और जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारे वाटर का उसको माना गया हमारा सेकंड रेफरेंस पॉइंट। फिर बोला गया विद सच ए चॉइस द स्ट्रीम पॉइंट वाटर नॉर्मल कंडीशन वाज इक्वल टू 217 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या देखा गया कि जो स्ट्रीम बन के निकलती है, स्ट्रीम समझते हैं आप लोग, जो भाप बन के निकलती है, उसका जो हमारा टेम्परेचर निकल के आया दैट इज 217 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर क्या देखा गया, फ़ारेनहाइट हैड जस्ट इक्वली डिवाइडेड द लेंथ बिटवीन 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट मेकिंग इनटू 180 इक्वल डिवीजन। ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं जैसे थर्मामीटर होता है ना, थर्मामीटर में क्या होता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर से किसी भी इंसान की बॉडी का टेम्परेचर हाईएस्ट कहाँ तक जा सकता है, इतना बड़ा क्या होता है थर्मामीटर, कुछ इतनी हाइट होती होगी थर्मामीटर की। तो ये जो फ़ारेनहाइट वाला स्केल होता है उसमें जो आपकी डिग्री बनी हुई रहती है वो रहती है आपकी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसकी मैक्सिमम पॉइंट होता है। और इसमें जो टोटल डिवीजन होते हैं, जो लाइन होती है वो होती है आपकी 180 इसमें डिवीजन होते हैं। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। 1 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ से इन पॉइंट से पूछे जा सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में कितने डिवीजन होते हैं, हाईएस्ट लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है, कितने के बीच में होता है। तो ये तो था हमारा फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट किसने डिजाइन किया था, डी फ़ारेनहाइट ने। उन्हीं के नाम पे डी फ़ारेनहाइट का क्या हुआ था, इन्वेंशन किया गया था, उनका नाम रखा गया था। उन्होंने क्या रेफरेंस पॉइंट रखा था कि अगर आइस को कॉमन साल्ट के साथ मिला दिया जाए तो वो फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट होगा, और अगर आप बॉइलिंग पॉइंट लेते हैं वाटर का तो वो हमारा सेकंड रेफरेंस पॉइंट होगा। जब इन दोनों को ही देखा गया, इन पे ध्यान लगाया गया, तो थोड़ा सा माइंड में आया कि जो स्ट्रीम होती है, नॉर्मल हमारे पास जो स्ट्रीम होती है उसका टेम्परेचर कितना निकल के आया, 217 फ़ारेनहाइट। फिर कहा गया कि फ़ारेनहाइट का जो स्केल होता है वो 32 से स्टार्ट होता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाता है, और टोटल डिवीजन कितने आते हैं, 180। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है। ये आपका यहाँ पे फ़ारेनहाइट खत्म हो चुका है। अब मैं आपको डिफाइन करने वाली हूँ हमारे कुछ जो और स्केल्स हैं उनके बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल में। उससे पहले फ़ारेनहाइट और हमारा जो ये मेन कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं इनको नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम में आपको ये 1-2 पॉइंट लिख के आने हैं ताकि आपके मार्क्स अच्छे हैं। अटेम्प्टेशन पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो अब चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कीजिए, देन उसके बाद करते हैं हमारे नेक्स्ट स्केल्स। हमने अभी अभी सीखा कि किस तरह से जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो मेजर किया जाता है। हमने देखा कि जो फ़ारेनहाइट स्केल होता है वो हमारे 2 पॉइंट्स के बीच में मापा जाता है, यानी कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट, जिनके बीच में टोटल कितने डिग्रीज होती हैं, डिवीजन होते हैं 180। अब इसी तरह से हमें जो बाकी के हमारे स्केल्स हैं जो मेजरमेंट करने के लिए, टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बनाए गए थे, उनके बारे में भी डिटेल में जानना है, ठीक है।
तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ स्केल्स के नाम लिखे हुए हैं, इनको हम डिटेल में जानेंगे। कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट्स लिखे गए हैं इसमें, और कैसे कैसे दो पॉइंट्स जिनके बीच में कितने कितने डिवीजन हैं, ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे स्केल्स, जो कि टेम्परेचर को मेजर करने के डिफरेंट क्या है, स्केल्स हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्केल है, फर्स्ट हम कर चुके हैं, दैट इज फ़ारेनहाइट। सेकंड मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, रोमर स्केल। ए फ्रेंच साइंटिस्ट डिजाइन हिज स्केल इन 1730। जो हमारे फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्केल डिजाइन किया था, और कब किया था, 1730 में डिजाइन किया था, जिनके नाम पे ही ये स्केल रखा गया था। He's chosen the ice point as reference point, यानी कि उन्होंने जो रेफरेंस पॉइंट रखा था वो किसको रखा था, उन्होंने भी रखा था आइस पॉइंट को। Then nobody uses the Romer scale today। आज के टाइम में ये जो स्केल है वो बहुत कम देखने को मिलता है, एक्चुअल में इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं। Then उसके बाद but it has a significant thing that each degree, लेकिन ये जो डिग्री मेजर करने का स्केल था ये है बड़ा अच्छा, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट ऐसे पॉइंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इसमें कुछ कमियां रही होंगी जो इसके रेफरेंस पॉइंट की वजह से रही होंगी, और इसका यूज आज के टाइम में क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको ये याद रखना है कि एक स्केल तो इस नाम से भी है। ठीक है, तो सेकंड हम पढ़ चुके हैं। अब जो मैं आपको नेक्स्ट 2 स्केल कराने वाली हूं, इनमें डेफिनेटली श्योर कोई ना कोई आपसे, मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो सेल्सियस पे या फिर एब्सोल्यूट पे, इसलिए इसको प्लीज थोड़ा सा ध्यान से करने की कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ साथ आप समझते रहिए। नेक्स्ट है हमारा सेल्सियस स्केल, जो आपने बहुत बार सुना होगा। 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, हमने पढ़ा हुआ है जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, उसका वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है और कितने पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। हम कहें जो वाटर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, बॉईल होने लग जाता है, और बॉईल होने के बाद वेपर्स बन के कहाँ चला जाता है, एयर में चला जाता है, एनवायरमेंट में चला जाता है। तो ये जो सेल्सियस है, ये स्केल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेली लाइफ में आप कहीं पे भी जो नॉर्मली आप स्केल देखेंगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, दैट इज सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो इसके डिविजन्स को ध्यान से समझिएगा। देखिए सेल्सियस स्केल, एक स्वेडिश एस्ट्रोनॉमर, कोई एस्ट्रोनॉमर थे, ए सेल्सियस, उनका नाम ए सेल्सियस था, जिसके नाम पे स्केल का नाम भी रखा गया है। नाम से ही पता लग रहा है, ए सेल्सियस और सेल्सियस स्केल, यानी कि उनके खुद के नाम पे सेल्सियस ये स्केल का नाम रखा गया था। ए सेल्सियस डिजाइन अनदर स्केल ऑफ टेम्परेचर इन 1742, यानी कि ए सेल्सियस ने एक नया टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल निकाला, जिसका नाम क्या रखा गया, सेल्सियस स्केल। ही चूज एन आइस पॉइंट, अगेन इन्होंने आइस पॉइंट लिया, बट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट, इन्होंने 2 रेफरेंस पॉइंट्स लिए। द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स मर्करी थर्मामीटर, यानी कि जो यहाँ पे बात हो रही है वो बात हो रही है मर्करी थर्मामीटर के बारे में। मर्करी थर्मामीटर वो ही थर्मामीटर है जिसको जो फीवर होता है उसको मेजर करने के लिए देखा जाता है, यानी कि उसको मेजर करने के लिए जो हम देखते हैं, जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, दैट इज सेल्सियस थर्मामीटर। अब ये जो थर्मामीटर है, इसका जो रेफरेंस पॉइंट रखा गया, वो रेफरेंस पॉइंट रखा गया था आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, यानी कि हमारे पास 2 यहाँ पे पॉइंट्स निकल के आए, दैट इज फर्स्ट इज आइस पॉइंट एंड सेकंड इज स्टीम पॉइंट। Point the length between 2 points mercury thermometer was divided into 100 division। इसमें इस थर्मामीटर में जो 2 पॉइंट्स रखे गए थे, दैट इज फर्स्ट इज आइस एंड स्टीम पॉइंट, इनके बीच में जो डिवीजन रखे गए थे वो रखे गए थे हमारे 100 डिविजन, यानी कि टोटल कितने डिवीजन होते हैं, 100 डिवीजन होते हैं। किसमें, सेल्सियस स्केल में, जबकि फ़ारेनहाइट स्केल में जो डिग्री मतलब जो हमारे पास डिवीजन होते हैं वो 180 होते हैं। तो क्या याद रखोगे आप लोग, इसमें जो 2 रेफरेंस पॉइंट रखे गए थे, कौन कौन से रखे गए, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, और हमारे पास इन दोनों के बीच में जो डिवीजन निकल के आते हैं वो कितने के आते हैं, वो आते हैं हमारे पास 100 डिवीजन निकल के। ठीक है, दिस स्केल इज वेरी मच इन यूज, बहुत ज्यादा यूज में होता है, फॉर कॉमन साइंटिफिक, क्लिनिकल एंड
टेक्नोलॉजिकल वर्क, यानी कि ये जो स्केल है वो हर जगह यूज किया जा रहा है, चाहे वो साइंटिफिक लैब हो, चाहे वो क्लिनिक हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल वर्क हो, कहीं भी जगह हो इसको बहुत ज्यादा यूज में लिया जा रहा है। यानी कि ये वाला जो आपके पास स्केल है ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको ये वाला जो स्केल है वो बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आना कंपलसरी हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह यूज हो रहा है, कॉमनली भी यूज हो रहा है, साइंटिफिक भी यूज हो रहा है, क्लिनिक में भी यूज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल वर्क में भी यूज हो रहा है। तो मेनली सी बात है कि आपको इसमें बस दो ही तो नाम याद रखने हैं कि इसका जो रेफरेंस पॉइंट है दैट इज आइस एंड स्टीम, डिवीजन इसमें 100 है, और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है वो तो आपको पता ही है, इसमें याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ये तो आप कॉमनली वैसे भी जानते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्केल है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। पहले मैं इस स्केल के बारे में एक बहुत खास बात आपको बता दूं कि हमारा जो यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है वो मेनली यूज होता है गैसेस के लिए। ठीक है, पहले ही बता दूं कि जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल है वो यूज होता है आपका मेनली गैसेस के लिए, यानी कि गैसेस में किस तरह से टेम्परेचर को देखा जाए, कितना किसी गैस को हीट किया जाए, कितना किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाया जाए कि वो क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने लग जाए, तो उसको मेजर करने के लिए जिस स्केल का यूज किया जाता है दैट इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। इसमें क्या होता है, देखिए, A gas which obey kinetic theory is called an ideal gas। जो काइनेटिक थ्योरी को क्या करती है, काइनेटिक थ्योरी को ओबे करती है, वो आपके आइडियल गैस होती है। काइनेटिक थ्योरी वो थ्योरी होती है जिसमें गैसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, जो भी गैसेस उन पॉइंट्स को ओबे करेगा, फॉलो करेगा, वो गैसेस आपकी आइडियल गैस होगी। आइडियल गैस मतलब एकदम बेस्ट गैस। ठीक है, और एक आइडियल गैस हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे जो हमारा पी दिया गया है दैट इज प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि किसी भी गैस पे कितना प्रेशर है, वी हमारा यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम, आर हमारा क्या होगा गैस कांस्टेंट, और टी से तो आप समझ ही गए होंगे, टी से क्या मतलब होता है, टी से मतलब होता है टेम्परेचर। आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है, तो आपको ये याद रखना है। वैसे तो ये केमिस्ट्री में आता है आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए, शिक्षा तो जहां से मिल जाए, जो नॉलेज जहां से मिल जाए वहां से बेस्ट। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एन जो है ना बच्चा, वो नंबर ऑफ मोल्स है, यानी कि कितनी मोल्स ऑफ गैस आपके पास है, कितने मॉलिक्यूल्स है गैस के, वो आपका एन को डिफाइन करता है। पी आपका प्रेशर है, वी आपका वॉल्यूम है, आर एक गैस कांस्टेंट होता है, और टी आपका टेम्परेचर है। इस गैस के ऊपर, यानी कि इस आइडियल गैस के ऊपर ही क्या किया जाता है, गैस को डिफाइन किया जाता है, उसके टेम्परेचर को, उसके मेजरमेंट को मेजर किया जाता है। तो ये थी हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स, जिसमें हमने ये सीखा कि हमारा जो स्केल होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनमें हमने 4 स्केल सीखे, फ़ारेनहाइट, रूमर, सेल्सियस और एब्सोल्यूट टेम्परेचर। जो हमारे पास स्केल है उसके बारे में सबके डिवीजन आपको याद रखने हैं। और आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जो आपको सुनने में भी बड़ी अच्छी लगेगी और वैसे भी बड़ी अच्छी लगेगी, क्या आपके लिए सिर्फ 2 ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपका फ़ारेनहाइट जो आपने स्टार्टिंग में किया था, सेकंड हमारे पास क्या है सेल्सियस, जो हमने अभी किया 3rd नंबर पे। आप सिर्फ इनको भी अच्छे से याद कर लेते हैं ना तो एनफ है। इनमें से एक भी डिफाइन करने के लिए अगर मान लो क्वेश्चन आना भी चाहा, एग्जामिनर ने कोई स्केल पूछना भी चाहा, तो वो इजीली इन दोनों में से पूछ लेगा, तो फ़ारेनहाइट में से या फिर सेल्सियस में से, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आपके इनको रेफरेंस पॉइंट याद रखने हैं, किसने डिजाइन किया है और दोनों रेफरेंस पॉइंट के बीच का जो डिवीजन है वो कितने में बांटा गया है। जस्ट आपको ये बातें याद रखनी है, देन उसके बाद सब कुछ इजी है ही, ये तो आप लिख ही लेंगे। तो चलिए फटाफट से इनके नोट्स बना लीजिए, एक एक लाइन को समझकर लिखिएगा। फिर मैं बताती हूँ आपको, जो हमारे पास ये जो स्केल होते हैं इनको मेजर कैसे किया जाता है, किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है, कौन से हमारे पॉइंट्स होते हैं जो हमें जानना जरूरी है टेम्परेचर के बारे में। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखवाऊंगी, जो लिखवाने भी नेसेसरी हैं, याद करने भी नेसेसरी हैं, और एग्जाम के लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो फटाफट से जल्दी से इनको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए करते हैं फिर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, स्केल्स जो भी थे हमारे, जो टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उन सभी स्केल के बारे में हम डिटेल में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जो स्केल्स है हमारे वो कितने टाइप के हैं। वो हमने 4 टाइप्स के सीखे,
देन उसके बाद उनमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको रेफरेंस पॉइंट रखा गया, और उन रेफरेंस पॉइंट के बीच में कितने डिविजन्स रखे गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि आपको सिर्फ फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। डिविजन्स जरूर याद रखने हैं। फ़ारेनहाइट में जो डिवीजन बनते हैं वो 180 बनते हैं, और जो सेल्सियस में बनते हैं दैट इज 100। तो ये आपको याद रखना है। अब जो लास्ट में हमने पॉइंट किया है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, उसमें हमने देखा कि जो स्केल होता है वो हमारा गैसेस पे मेन वर्क करता है ना। तो मैंने उसमें आपको बताया कि हमारी एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो गैसेस फॉलो करती हैं, और जो गैस उस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करेगी वो गैस हमारी आइडियल गैस हो जाएगी। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा है आइडियल गैस इक्वेशन, वो है हमारी PV = nRT, जहां पे P जो है दैट इज प्रेशर ऑफ अ गैस, V इज वॉल्यूम, R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर ऑफ द गैस। अब आप कैसे उस टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उस टेम्परेचर को इक्वेट कर सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के साथ, उसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए ये पॉइंट्स आपको आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने की पूरी कोशिश रहती है, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस केप्ट कांस्टेंट, अगर आप वॉल्यूम को क्या कर देते हैं, कांस्टेंट कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि P जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है NR और T के। अगर मैं डायरेक्टली का साइन लगा रही हूँ दैट मीन कोई भी कांस्टेंट नहीं होगा। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तब जाके कोई कांस्टेंट आता है। तो मैं अगर यहाँ पे डायरेक्टली लगा रही हूँ दैट्स मीन यहाँ पे आपका R नहीं आएगा, तो आपका जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके, N और T के। और N तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो इनका तो कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पे प्रेशर के साथ। तो आप यहाँ पे जो नोटिस करते हैं, जो मेन बात आपको पता लगती है, वो मेन बात आपको ये पता लगती है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के। और आपको पता है जब डायरेक्टली का रिलेशन होता है तो अगर एक चीज इंक्रीज होती है तो उसकी दूसरी चीज जो उसके सामने है, जो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी आपकी क्या हो जाएगी, सिंपली इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जैसे अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए किसी कंटेनर में आपने कोई गैस ली हुई है, ठीक है, और वो गैस आपकी आइडियल गैस है, तो अगर आप उस आइडियल गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उस गैस का प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो आपका प्रेशर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो देखिए इफ वॉल्यूम ऑफ अ गैस केप्ट कांस्टेंट, अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो आपने देखा प्रेशर विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जो आपका प्रेशर है वो टेम्परेचर के साथ क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रिलेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे ना दो स्केल बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका सेल्सियस का स्केल है, ये आपका केल्विन का स्केल है। ठीक है, यहाँ पे हम टेम्परेचर और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन देख रहे हैं। तो क्या देखने को मिला, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने को मिली हमें कि आप देखिए जरा, हम जब देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे हमने सेल्सियस लिया है वो 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 100, 200, फिर 300, और ये हमारे क्या बनते चले जाते हैं, यहाँ पे डिविजन्स बनते चले जाते हैं। आप देख सकते हैं सबके बीच में 100 का क्या है, गैप दिया हुआ है। तो ये हमारा किसका है, सेल्सियस का। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सेल्सियस ग्राफ में 100 स्केल बने हुए हैं, और जब प्रेशर को इंक्रीज किया गया तो आपका टेम्परेचर क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यानी कि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर केल्विन के स्केल में भी क्या होगा, डायरेक्टली ही होगा। यानी कि जब इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज ही होगा। फिर जब केल्विन के स्केल को देखा गया तो ये आपका प्रेशर और ये आपका टेम्परेचर, उसमें भी जो ग्राफ निकल के आया कैसा आया, एकदम स्ट्रेट लाइन। यानी कि जैसे जैसे प्रेशर को इंक्रीज किया गया टेम्परेचर ऑटोमेटिकली उसके साथ वैसे वैसे क्या होता चला गया, इंक्रीज होता चला गया।
तो ये रिलेशन आया हमारा किससे, हमारी आइडियल गैस इक्वेशन से, जिसमें हमने वॉल्यूम को क्या रखा था, कांस्टेंट रखा था। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि आप चाहे केल्विन की बात कर लीजिए, चाहे आप सेल्सियस की बात कर लीजिए, दोनों ही स्केल में अगर आप एक ऐसी गैस देख रहे हैं जो कि एक आइडियल गैस है, तो उसमें आपका दोनों का ही रिलेशन कैसा आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। स्ट्रेट लाइन मतलब बिल्कुल एकदम सीधा, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इन ग्राफ से हमें क्या देखने को मिला, वो पॉइंट्स देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो स्टार्टिंग हुई लाइन की वो हुई है -273 डिग्री सेल्सियस से। तो इससे क्या पता लगा, -273 सेल्सियस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जब आपका माइनस में कितना दे रखा हो, 273 दे रखा हो, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, फिर दिस में इंप्लाई दैट व्हेन द टेम्परेचर इज लेस देन 273 वॉल्यूम बिकम नेगेटिव। अगर 273 से नीचे चला गया, इसका मतलब जो वॉल्यूम है वो आपकी नेगेटिव हो जाएगी। इट इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है किसी चीज की वॉल्यूम क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर आप पानी को भी उबालोगे 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 बॉईल करोगे तो वो वेपर बन के उड़ जाएगा, नेगेटिव तो नहीं हुई ना वॉल्यूम, चली गई लेकिन नेगेटिव नहीं हुई है। फिर क्या बोला है, एब्सोल्यूट जीरो स्केल कॉल्ड केल्विन स्केल। जो आपका ये स्केल होता है यानी कि एब्सोल्यूट जो जीरो स्केल होता है, इसी को क्या नाम दिया गया, केल्विन स्केल। और जिसकी वैल्यू क्या रखी गई, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। कहने का मतलब अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो अगर आपको केल्विन में चेंज करना है तो सेल्सियस में 273 ऐड कर दो, और अगर आपको सेल्सियस में चेंज करना है तो केल्विन में 273 क्या कर दो, माइनस। जिसकी मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। अगर आपके पास के की वैल्यू हो तो उसमें से 273 को क्या कर दो, माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगी, सेल्सियस की वैल्यू आ जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखनी है। ये कन्वर्जन है हमारा किसका, न्यूमेरिकल वैल्यू में आपका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है, ओके, इजी था। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज ट्रिपल पॉइंट। नाम से ही पता लग रहा है ट्रिपल, कुछ कुछ तीन तीन चीजों की बात होने वाली है। तो ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, सीखे, देखिए। दैट पॉइंट ऑन ए प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का ग्राफ, विच कोरस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम अमंग थ्री फेज ऑफ वाटर। ये जो डायग्राम है ये क्या दिखाता है, ये हमें बताने की कोशिश करता है हमारे किसके बारे में, हमारे वाटर की थ्री फेजेस के बारे में। मान लीजिए जो 0 केल्विन है इस पे वाटर बिल्कुल क्या थी, बर्फ थी। फिर वो क्या हो गई, बर्फ थी तो कौन सी स्टेट हुई हमारी, सॉलिड। फिर थोड़ा सा आगे चली, प्रेशर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो क्या होगा, फिर वो लिक्विड बन जाएगी। और फिर आगे चल के क्या होगा, आगे चल के वो वेपर बनेगी और उड़ जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। तो हमारा जो प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ होता है, आप उसके ऊपर हमारी जो लिक्विड, जो हमारा वाटर होता है उसके स्टेट के बारे में भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं, सिंपली पता लगाया जा सकता है कि हमारी जो यहाँ पे स्टेट दी हुई है वो स्टेट हमारी फेज, तीनों फेज दिखाती है हमारी वाटर के। कौन कौन से 4, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों फेजेस के बारे में बताती है कि हमारा जो पानी होता है, जो हमारे उसके प्रेशर और टेम्परेचर के ग्राफ पे भी दिखाया जा सकता है कि किस तरह से हमारा जो पानी होता है वो सॉलिड भी हो जाता है, गैस भी हो जाता है और लिक्विड भी हो जाता है। तीनों स्टेट को ही प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ पे शो किया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल से डिफाइन होते थे, और इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट बात भी पता लगी। तो इन सारी चीजों को आपको क्या रखना है, याद करना है, नोट डाउन करना है। थोड़ी सी बुक की हेल्प भी ले सकते हैं ताकि नोट्स एक बार प्रिपेयर हो जाए और एग्जाम में आप उन्हीं से क्या कर सके, प्रिपरेशन कर सके। तो ये तो बात हो गई हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब हम करेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कि हम केल्विन से सेल्सियस में कैसे चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, इन तीनों का आपस में कैसे कनेक्शन होता है, इसको हम डेरिवेशन से सीखेंगे। तब तक आप फटाफट से अपना अच्छे से इनको नोट डाउन कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।